आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो गार्जियनशिप से रिलेटेड। तो दोस्तों, लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे और समझते हैं कि क्या प्रोविजन है गार्जियनशिप से रिलेटेड अंडर मुस्लिम लॉ। तो सबसे पहले गार्जियनशिप पे आने के पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि गार्जियन कौन होता है, क्योंकि गार्जियन से ही गार्जियनशिप बनता है। तो गार्जियन कौन होता है? तो गार्जियन टर्म को डिफाइन किया गया है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में। अब देखिए जनरली इस एक्ट में जो डिफाइन किया गया है गार्जियन को किस प्रकार, देखिए गार्जियन का मतलब वह व्यक्ति जिसके पास किसी माइनर का केयर और कस्टडी उसके पर्सन को लेके या उसके प्रॉपर्टी को लेके होता है, उसको उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं गार्जियन। क्लियर? तो एक बात माइंड में हमेशा रखना है कि गार्जियन जब भी अपॉइंट होगा तो किसके संदर्भ में? माइनर के संदर्भ में हमेशा गार्जियन अपॉइंट होता है। क्लियर? और माइनर कौन होता है? तो माइनर वह व्यक्ति होता है जिसका एज 18 से कम हो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मुस्लिम का, तो मुस्लिम में जो मेजोरिटी है या फिर यूं कह लीजिए मेजोरिटी और पुवर्टी एक ही चीज होता है। अब यहां माइनर शब्द आया है और हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं मेजोरिटी। तो देखिए कोई व्यक्ति, आप इस बात को समझ लीजिए कि मेजोरिटी और जो पीवर्टी होता है, मेजोरिटी और पीवर्टी मुस्लिम लॉ के केस में एक ही चीज होता है। ठीक है? दैट मींस अगर कोई व्यक्ति पीवर्टी का एज पहुंच गया है, जिसका एज पीवर्टी का हो चुका है जिस व्यक्ति का, तो मुस्लिम लॉ में वह व्यक्ति क्या माना जाता है? वह व्यक्ति मेजर हो जाता है। क्लियर? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं हिंदू लॉ का, तो हिंदू लॉ में जब कोई हिंदू मेजर तब माना जाता है जब उसका एज 18 वर्ष पूर्ण जाए, उससे अधिक हो जाता है। क्लियर? तो आमतौर पे प्यूबर्टी का एज कब माना जाता है कि कोई व्यक्ति प्यूबर्टी का एज अटेंड कर चुका होता है? तो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 वर्ष जिस व्यक्ति का पूर्ण जाता है, मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम लॉ के दृष्टिकोण से उस व्यक्ति का एज प्यूबर्टी का एज हो जाता है। ठीक है? तो आते हैं पॉइंट पे। जब हम लोग गार्जियनशिप देखते हैं तो गार्जियन जब भी अपॉइंट होगा तो माइनर का अपॉइंट होगा, मेजर का अपॉइंट नहीं किया सकता है। और माइनर होता कौन है? तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ठीक है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो टर्म माइनर है उसको डिफाइन किया गया है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार माइनर वह व्यक्ति होता है जिसका एज 18 से कम है। क्लियर? लेकिन जब हम लोग मुस्लिम लॉ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पे माइनर वह व्यक्ति हो जाता है जिसका एज प्यूबर्टी का एज नहीं पूरा है। और प्यूबर्टी का एज कब पूरता है, या किसी व्यक्ति का एज, प्यूबर्टी का एज हम कब कहेंगे कि पूर चुका है? जब वो 15 वर्ष कंप्लीट कर चुका होता है। और ये किसके अनुसार? तो हनाफी लॉ के अनुसार। और ये ही एक्सेप्टेड है कि जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो 15 वर्ष में पूर जाता है। ये जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है? और ये व्यू हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग है। क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पे कि मेजोरिटी और प्यूबर्टी का बात हम लोग जब भी उठेगा तो मुस्लिम लॉ में दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है? क्लियर? अब आइए हम लोग गार्जियन कौन होता है ये समझ लीजिए, माइनर कौन होता है ये समझ लीजिए। गार्जियन जब अपॉइंट होगा तो सिर्फ माइनर का अपॉइंट होगा, ये हम लोग देखें। अब आते हैं कि मुस्लिम लॉ में, जब हम मुस्लिम लॉ का बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ के अनुसार गार्जियनशिप को डिफाइन किया गया, बांट दिया गया है 3 प्रकार में। ठीक है? तो गार्जियनशिप के प्रकार पे हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट कहता है काइंड्स ऑफ गार्जियनशिप। तो मुस्लिम लॉ में गार्जियन 3 प्रकार का होता है। एक मैरिज को लेके, ठीक है, दूसरा कस्टडी को लेके, और तीसरा होता है प्रॉपर्टी को लेके। क्लियर? तो हम लोग जब देखते हैं सबसे पहले कि मैरिज को लेके कौन कौन गार्जियन हो सकता है मुस्लिम लॉ में। ठीक है? तो जो मुस्लिम लॉ का हम लोग जब बात करते हैं, जो गार्जियन होता है इन मैरिज, तो उसको हम लोग कहते हैं उर्दू में जब्र। क्या कहते हैं? जब्र कहते हैं। क्लियर? अब किसी माइनर का अगर मैरिज करना है तो उसके बिहाफ में कौन कौन गार्जियन हो सकता है ये देखिए। तो सबसे पहले जो पोजीशन है फादर का है। क्लियर? पहले फादर एक्ट कर सकते हैं एज ए गार्जियन इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर। फादर के बाद फादर के फादर, ठीक है, उसके बाद कोई अदर मेल रिलेशन, ठीक है, कोई अन्य मेल रिलेशन, ठीक है, किसके तरफ से? तो पिता के तरफ से माइनर का, या फिर भाई। क्लियर? उस माइनर का भाई। उसके बाद जो पोजीशन आता है किसका आता है? मां का आता है। ठीक है? और उसके आता है मैटरनल रिलेशन, जो मां के तरफ से जो रिलेशन है उसका आता है पोजीशन।
ठीक है, उसके बाद आता है काजी का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 6 ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 ऐसे रिलेशन हैं जो एक्ट कर सकते हैं एज ए गार्जियन इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अ माइनर इन मुस्लिम लॉ। क्लियर। अब आइए, तो हम लोग अभी इस पॉइंट में ही रहते हैं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये डिग्री बता दिया गया कि ये चेन है, इसके अनुसार ही राइट है टू एक्ट एज जज। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए, अब यहां पॉइंट नोट कीजिए क्या है कि अगर मान लीजिए फादर है, ठीक है, फादर है, लेकिन फादर के होने के बावजूद भी मान लीजिए उसकी माँ, माइनर की माँ जो है जब्र का रोल अगर निभाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर फादर के रहते हुए माँ या फिर फादर के फादर, ठीक है, कोई भी फादर के बाद कोई भी फादर के रहते हुए अगर एक्ट करती है एज अ जब्र, दैट मीन्स की गार्जियन बनती है मैरिज में, ठीक है, और वो मैरिज हो जाता है, तो वो मैरिज क्या माना जाएगा, वो मैरिज वॉइड माना जाएगा। क्लियर। कब तक, जब तक फादर रेटिफाई नहीं कर दे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि अगर मैरिज परफॉर्म्ड हुआ रिमोट गार्जियन के द्वारा, तो वो मैरिज क्या माना जाता है, वो मैरिज वॉइड माना जाता है जब तक वो रेटिफाइड नहीं हो जाए उस गार्जियन के द्वारा जो ऑथोराइज्ड था टू एक्ट एज अ जज। ठीक है, क्लियर। अब यह दूसरा पॉइंट है मैरिज को लेके ही कि अगर मान लीजिए कि फादर इंटाइटल्ड है टू एक्ट एज गार्जियन इन मैरिज, ठीक है, लेकिन अगर वो अपना धर्म परिवर्तित कर ले, ठीक है, अगर वो अपना धर्म चेंज कर ले, वो मुस्लिम से किसी और धर्म को अपना ले, तो क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या फादर एक्ट कर सकता है एज ए गार्जियन के तौर पे मैरिज के संबंध में माइनर का? ठीक है, तो देखिए जब हम लोग प्योर मुस्लिम लॉ का बात करते हैं, प्योर मुस्लिम लॉ का, तो उस ऐसे परिस्थिति में मतलब प्योर मुस्लिम लॉ के अनुसार फादर जो है वो डिसइंटाइटल्ड हो जाता है, ठीक है, वो अयोग्य घोषित हो जाता है। और ये बात किस केस में कहा गया था, तो मच्चू वर्सेस आरजू के केस में कहा गया था। फिर से आप नोट कीजिए केस लॉ, क्या है केस, मच्चू वर्सेस आरजू के केस में कहा गया था कि प्योर मुस्लिम लॉ के अनुसार अगर मान लीजिए गार्जियन अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो वो एज ए गार्जियन इन केस ऑफ मैरिज ऑफ माइनर वो एक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर। तो यहां पे हम लोग क्यों शब्द उठा रहे हैं कि प्योर मुस्लिम लॉ के अनुसार, क्योंकि देखिए, क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक एक्ट इनेक्ट किया, कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट, तो जिसके अंतर्गत कास्ट ग्राउंड नहीं बनता है किसी भी व्यक्ति को डिसइंटाइटल्ड करने के संबंध में जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है। क्लियर। तो अगर हम लोग यहाँ पे कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट अप्लाई हो जाए तो फिर उसके अनुसार ये फादर इंटाइटल्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कन्वर्ट हो गया किसी दूसरे धर्म में, ठीक है। लेकिन प्योर मुस्लिम लॉ में जब लोग बात करेंगे तो प्योर मुस्लिम लॉ में अगर फादर अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो फिर वो गार्जियन के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। और किस केस में कहा गया था, मच्चू वर्सेस आरजू के केस में। क्लियर। अब आइए जो दूसरा गार्जियन, जो दूसरा काइंड से गार्जियनशिप का इन केस ऑफ मुस्लिम लॉ, वो क्या है, मैरिज का हो गया। अब लोग आते हैं कस्टडी को लेके गार्जियनशिप। ठीक है, तो देखिए कस्टडी के दृष्टिकोण से हम देखते हैं गार्जियनशिप को, तो दो ही व्यक्ति इंटाइटल्ड है एज ए जनरल रूल। ठीक है, तो पहला है मदर और दूसरा है फादर। तो मदर कब इंटाइटल्ड है कस्टडी को लेके किसी माइनर का मुस्लिम लॉ में, और फादर कब इंटाइटल्ड है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले जब मदर का उठाते हैं बात, चर्चा करते हैं सबसे पहले मदर का। ठीक है, मदर का, तो हनाफी लॉ के अनुसार, ठीक है, हनाफी लॉ के अनुसार बेटे के केस में, सन के केस में, ठीक है, अगर बेटा का दैट मीन्स कि अगर मेल है दैट मीन्स सन है, उसका एज 7 वर्ष से कम है, और अगर डाउटर है दैट मीन्स फीमेल है, तो अगर उसने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड नहीं करा है तो ऐसे हालात में हनाफी लॉ के दृष्टिकोण से मां इंटाइटल्ड होती है फॉर कस्टडी। ठीक है, मां मानी जाती है गार्जियन फॉर कस्टडी। ठीक है, क्लियर। ये था हनाफी लॉ के दृष्टिकोण से। क्लियर। अब हम लोग जब बात करते हैं सिया लॉ के दृष्टिकोण से, तो देखिए सिया लॉ के दृष्टिकोण से क्या होता है, मां जो है सिया लॉ के दृष्टिकोण से कब इंटाइटल्ड है फॉर कस्टडी ऑफ अ माइनर, तो अगर बेटा का बात उठ रहा है तो बेटा या फिर मेल यूं कह लीजिए, तो मेल के केस में अगर उसने 2 वर्ष से कम का एज है तो मां इंटाइटल्ड है, और बेटी के केस में दैट मीन फीमेल के केस में अगर उसका एज 7 वर्ष से कम है तो। क्लियर, 7 वर्ष से कम है तो। ये व्यू है सिया लॉ के अकॉर्डिंग और ये व्यू है हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या होता है कि जो
जब हम लोग मुस्लिम लॉ को देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी आमतौर पे दो भाग में बटी गई है, एक है शिया, दूसरा है सुन्नी। तो हनाफी लॉ को जनरली कौन फॉलो करता है? तो हनाफी लॉ को जनरली फॉलो करता है सुन्नी। सुन्नी कम्युनिटी के जो मुस्लिम है वो हनाफी लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया बात। अब यहां जो टर्म उठा है प्यूबर्टी का, तो प्यूबर्टी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस की कि प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है, उसके एज कब होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी हम कब कहेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आइए दूसरा बात कि फादर कब इंटाइटल्ड है। तो जब अगर मान लीजिए हनाफी लॉ के दृष्टिकोण से हम लोग फादर के संदर्भ में बात करेंगे फॉर कस्टडी, ठीक है, तो देखिए फादर कब इंटाइटल्ड है हनाफी लॉ के दृष्टिकोण से, जब सन के केस में अगर उसका एज 7 वर्ष से अधिक हो गया तो कस्टडी फादर को जाएगा, और डॉक्टर केस में अगर वो प्यूबर्टी का एज अटेंड कर चुकी है तो, और शिया लॉ के दृष्टिकोण से अगर सन है तो उसका 2 वर्ष से अधिक एज हो गया है तो, अगर डॉक्टर है तो 7 वर्ष से अधिक एज हो गया है तो। क्लियर? ये फादर हो गया। फादर के केस में फादर कब इंटाइटल्ड है फॉर गार्जियनशिप इन केस ऑफ कस्टडी। क्लियर? अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो है, जो तीसरा है वो है गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेके भी गार्जियनशिप होता है मुस्लिम लॉ में। और देखिए अब जब हम लोग प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से गार्जियनशिप को देखते हैं तो इस केस में 3 भागों में बट गया, फिर 3 भागों में बट गया है गार्जियनशिप। ठीक है, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला होता है डी ज्यूरे गार्जियन। जब दोस्तों हम लोग हिंदू लॉ देखते हैं तो हिंदू लॉ में जैसे कि यहां पे देखिए केयर को लेके अलग है गार्जियनशिप, प्रॉपर्टी को लेके अलग है गार्जियनशिप, लेकिन जब हम लोग हिंदू लॉ देखते हैं तो एक ही व्यक्ति केयर के संदर्भ में भी और प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी एक्ट करता है एज ए गार्जियन के तौर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है कस्टडी को लेके और उस प्रॉपर्टी को लेके। क्लियर? तो प्रॉपर्टी को लेके जो गार्जियनशिप है हम लोग इस पे बात करते हैं, तो इसमें होता है डी ज्यूरे गार्जियन, जिसको हम लोग लीगल गार्जियन भी कहते हैं या फिर नेचुरल गार्जियन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सर्टिफाइड गार्जियन और तीसरा होता है डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, इन केस ऑफ गार्जियनशिप फॉर प्रॉपर्टी। अब देखिए डी ज्यूरे गार्जियन या फिर लीगल गार्जियन और नेचुरल गार्जियन कौन होता है प्रॉपर्टी के संदर्भ में माइनर का। तो सबसे पहला पोजीशन आता है यहां पे भी फादर का। ठीक है, उसके बाद आता है फादर के एग्जीक्यूटर का। दैट मीन्स कि अगर फादर ने बाय विल अपॉइंट किया किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटर के तौर में, ठीक है, प्रॉपर्टी के संदर्भ में माइनर का, तो फिर वो व्यक्ति आता है। उसके बाद आता है फादर्स फादर, मतलब पिता के पिता। उसके बाद आता है पिता के पिता का एग्जीक्यूटर। ठीक है, दैट मीन्स कि दादा ने अगर किसी व्यक्ति को बाय विल अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटर के तौर पे तो वो एक्ट करेगा एज ए गार्जियन के तौर पे। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, क्लियर? तो ये होगा डी ज्यूरे गार्जियन। और कौन कौन हो सकता है डी ज्यूरे लीगल गार्जियन प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, माइनर का। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग समझते हैं सर्टिफाइड गार्जियन कौन होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन को लेके, माइनर के प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्वेशन को लेके अगर कोई लीगल गार्जियन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट का ड्यूटी हो जाता है कि वो अपॉइंट करे गार्जियन। तो कोर्ट के द्वारा जो उस गार्जियन का अपॉइंटमेंट होता है उस गार्जियन को हम लोग कहते हैं सर्टिफाइड गार्जियन। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे कि जो राइट है सर्टिफाइड गार्जियन का और लीगल गार्जियन का, तो जो लीगल गार्जियन का राइट है वो ब्रॉड है और सर्टिफाइड गार्जियन का जो राइट है प्रॉपर्टी को लेकर माइनर का वो रिस्ट्रिक्टेड है। दैट मीन्स कि सर्टिफाइड गार्जियन कुछ भी करेगा तो वो, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए सर्टिफाइड गार्जियन, ठीक है, कौन हो सकता है जिसको कोर्ट अपॉइंट कर दे, वो हो जाएगा सर्टिफाइड गार्जियन। ठीक है, तो सर्टिफाइड गार्जियन अगर कुछ भी करता है, दैट मीन्स कि अगर सर्टिफाइड गार्जियन प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करता है माइनर का, तो वो तभी कर सकता है जब उसको कोर्ट ऑर्डर करेगी या फिर कोर्ट से वो लीव ले लेगा तो ही। क्लियर? तो यहाँ पर सर्टिफाइड गार्जियन का अपॉइंटमेंट किसी का भी हो सकता है, मदर का भी हो सकता है, अंकल का भी हो सकता है, ब्रदर का भी हो सकता है माइनर का। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे अंकल, मदर, ब्रदर का, तो ये जो है ये सर्टिफाइड गार्जियन हो सकते हैं और ये होते हैं जनरली कौन, ये डिफेक्टो गार्जियन होते हैं। क्लियर हो गया? डिफेक्टो गार्जियन होते हैं और ये सर्टिफाइड गार्जियन हो सकते हैं। अब आते हैं डिफेक्टो गार्जियन में। डिफेक्टो गार्जियन क्या होता है दोस्तों, ये समझिए आप। इसको जनरली हम लोग कहते हैं सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति खुद को अगर अपॉइंट कर ले गार्जियन के तौर पे तो उसको कहते हैं डिफेक्टो गार्जियन। ठीक है, तो यहां पे डिफेक्टो गार्जियन कौन हो सकता है, ऑलरेडी जब हम लोग डिस्कस किए कि मदर, ब्रदर, अंकल हो सकता है डिफेक्टो गार्जियन। तो इसका जो राइट है डिफेक्टो गार्जियन का, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके माइनर का, ये राइट जो है रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा नहीं है एज कंपेरिजन टू सर्टिफाइड गार्जियन और डी ज्यूरे गार्जियन। ठीक है, इसको माना डिफेक्टो गार्जियन को माना था मेयरली कस्टोडियन। दैट मीन्स कि
बस ये लायबिलिटी इसके ऊपर रहता है, इसका कोई राइट नहीं होता है प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रख सकता है, प्रॉपर्टी के से डील नहीं कर सकता। क्लियर, समझ में आ रहा है? कि ये कस्टडी सिर्फ कस्टडी का इंटाइटल्ड, कस्टडी को लेके ही इंटाइटल्ड होता है डिफेक्टो गार्जियन। और डिफेक्टो गार्जियन कौन होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों एक पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे कि अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और एक पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पे गार्जियनशिप इन मैरिज के केस में, कि अगर सवाल पूछ लिया जाए इस तरीके से कि क्या फादर टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है मैरिज के संदर्भ में मायर का, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। क्लियर, क्योंकि ये जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फादर क्या अपॉइंट कर सकता है, फादर के अलावा भी कोई भी, ठीक है, अपॉइंट हो सकता है, किया सकता है टेस्टामेंट्री गार्जियन का बाय विल मैरिज के लिए किसी को अपॉइंट किया सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया सकता है। क्लियर, तो अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को हम लोगों ने, तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले गार्जियन को समझा, गार्जियन कौन होगा उसको डिफाइन किया गया है। माइनर कौन होता है ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। और ये हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्या था कि मेजोरिटी और प्यूबर्टी एक ही चीज होता है, ठीक है, मुस्लिम लॉ के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गार्जियनशिप के काइंड्स पे डिस्कस करा, जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गार्जियन इन मैरिज, ये हम लोग समझा कौन कौन होता है और इससे रिलेटेड प्रावधान को हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कस्टडी के संदर्भ में जो गार्जियन होता है कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, व्यू अलग अलग होता है हनाफी लॉ को लेके, और हनाफी लॉ को जनरली कौन फॉलो करता है, तो सुन्नी फॉलो करती है, ठीक है, सुन्नी कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम। और शिया लॉ के दृष्टिकोण से फिर गार्जियनशिप का जो कस्टडी को लेके बात उठता है तो वो अलग हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी को लेके जो गार्जियनशिप होता है वो कौन हो सकता है गार्जियन प्रॉपर्टी को लेके माइनर का, तो ये हम लोगों ने देखा, डिस्कस करा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।